कि वो भेन इतना सूख जाएगी कि अब ये जो है सो किसी वो सीधा सीधा न सेंटेंस बोल पाएंगे न किसी सभा में। आज भी आप देखिए कि भाई राष्ट्रीय गान होता है और वो बच्चों की हरकतें कर रहे हैं, और कोई IAS ऑफिसर उनका प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी है, वो जाता है तो फूल का गमला उसके सर पर रख देते हैं। 21-22 के बाद वो अब नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब वो अपनी विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। उनके पीछे मुख्य कारण ये है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो पूरी तरीके से अब अस्वस्थ है। तो वो इसलिए है कि वो बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं। बिहार जो किसी ज़माने में हम लोग तमिलनाडु के लेवल में थे, 1 नंबर 2 नंबर पे थे, आज तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ 1 ही नंबर पे है और हम लोग 28वें नंबर पे चले गए हैं। वहाँ है बिहार, इधर आओ। और मैं आपको बता दूं, हमने आंखों से देखा है कि सबसे जो टफ काम होता है, सबसे जो गंदा काम होता है, सबसे जो घटिया काम होता है, वो बिहारियों से कराया जाता है। प्रशांत किशोर जब पदयात्रा लगातार 2 साल किए तो वो कभी कभी भावुक हो जाते थे। भावुक वो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था कि इस तरह की भी मोहताजी, इस तरह की भी कमी की जिंदगी लोग हमारे बिहार में बसर कर रहे हैं। हमारे नेता का कहना है कि मैं 40 सीट दूंगा मुसलमान को, ठीक है। तेजस्वी जी भी मुसलमान को 40 सीट दें, जहां जहां से वो मुसलमान लड़ाएंगे, मैं वहां से मुसलमान उम्मीदवार नहीं दूंगा। नहीं, मैं जहां पे लोगों की सेवा किया हूं, जहां पे लोगों के बीच में मैं रहा हूं, मैं रफीन से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। रहा बात किसी से नेतृत्व जिसको सिंबल देगा, जिसको टिकट देगा, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ पप्पू कुमार। बुलेट न्यूज टीवी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे चलाया जा रहा है। इस दौरान रफीगंज विधानसभा चुनाव को लेकर इस सर्वे में प्रशांत किशोर के काफी करीबी नेता तजमुल खान का नाम विधायकी के चुनाव में आ रहा है। तो आज हम तजमुल खान जी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस चुनाव में खास होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तजमुल खान से रूबरू करवाते हैं। आज हमारा बकरीद का त्यौहार है। मैं इस त्यौहार के अवसर पे आपको, आपके चैनल को, अपने रफीन विधानसभा वासियों को, जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को और सभी लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और शांति, अमन के लिए मैं दुआ करता हूं। आप रफीगंज में लगातार कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। क्या कुछ कारण रहा कि जदयू छोड़कर आप जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया? नहीं, देखिए, आदमी एक पार्टी से जब दूसरी पार्टी में जाता है आदमी, तो राजनीतिक का अगर सही आप अर्थ निकालेंगे, उसका शाब्दिक अर्थ होता है सेवा करना। ये बात और है कि आजकल लोग सेवा के भाव से राजनीति बहुत कम करते हैं, लेकिन आप लोग के ही सामने, आप लोग के ही नज़र में मैं पिछले 27-28 साल से एक ही तरह की सेवा कर रहा हूँ और वो मुझे अंदर से बल मिलता है कि भाई गरीब लोग, दबे कुचले लोग रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जिस समय जो आता है और उनका मेरे माध्यम से जो काम हो जाता है तो बड़ा आनंदित महसूस होता है। तो इस नज़रिए से मैं सेवा के भाव से मैं राजनीति करते चला रहा हूँ। इसीलिए हमारे मुहिम में या हमारी राजनीतिक में या मुझे राजनीति करने में अंदर से बहुत बल मिलता है। ये बात और है कि हमने सैकड़ों लोगों को अपने नज़रों के सामने देखा कि भटकते हुए 2 साल, 4 साल, 10 साल में वो अपना रास्ता ले लिए, चूंकि वो लाभ वाली राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सेवा के भाव से जो राजनीति करता है उसको राजनीति करने में बड़ा अच्छा लगता है, उसको बड़ी अच्छी नींद आती है। दूसरी चीजें हैं कि आप जब ये सवाल किया कि आप पहले जदयू में थे, तो देखिए, किसी भी पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। राजनीतिक पार्टियां की सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जदयू की विचारधारा, जदयू के जो सर्व नेता नीतीश कुमार रहे, इनकी विचारधारा पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को भाती थी। लेकिन आपको मालूम हुआ कि 2021-22 के बाद वो अब नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब वो अपनी विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। उनके पीछे मुख्य कारण ये है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो पूरी तरीके से अब अस्वस्थ हैं, खास करके वो अस्वस्थ हैं। और आपको मैं बता दूं कि कई बार वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के हैसियत से, बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से वो विदेशों में 3 बार इलाज कराने गए हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह। तो जब आप बिहार सरकार के पैसे से आप जब इलाज कराने गए हैं, तो हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है उसको आप सार्वजनिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। तो हमारे यहाँ तो भाई हमारा नेता तो इसी मामले में मशहूर है ना कि कहीं से न कहीं से डेटा वो निकाल ही लेते हैं, सच्चाई को निकाल ही लेते हैं, है ना। इसीलिए प्रशांत किशोर मशहूर है। तो इनकी देखिए यहाँ पे एक भेन है, वो भेन सूखती जा रही है।
अब डॉक्टरों का जो अंतिम ये कहना है कि 2, 3, 4 महीने में अब ये हाल हो जाएगा कि वो भेन इतना सूख जाएगी कि अब ये जो है सो किसी वो सीधा-सीधा न सेंटेंस बोल पाएँगे, न किसी सभा में। आज भी आप देखिए कि भाई राष्ट्रीय गान होता है और वो बच्चों की हरकतें कर रहे हैं, और कोई आईएएस ऑफिसर, उनका प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी है, वो जाता है तो फूल का गमला उसके सर पे रख देते हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी, चूंकि अब वो नीतीश कुमार नहीं जिसकी वजह से मैं जनसुराग ये जदयू में रहना पसंद नहीं किया। तो जब जदयू वो है ही नहीं, तो मुझे वहां रहना कहीं से बेहतर नहीं लग रहा था। और हमें प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है, हमें नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी आदमी, आप यूट्यूब, फेसबुक सबको सर्च कर करके आप देखिए कि जो एक-एक शब्द प्रशांत किशोर जी का अगर कहीं पे है तो वो इसलिए है कि वो बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं। बिहार जो किसी ज़माने में हम लोग तमिलनाडु के लेवल में थे, 1 नंबर, 2 नंबर पे थे। आज तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ 1 ही नंबर पे है और हम लोग 28वें नंबर पे चले गए। 28वें नंबर पे चले गए। किसी ज़माने में 65-66 के आसपास में बिहार 10वें नंबर पे था, सॉरी 5-7 नंबर पे था, और अब गिरते-गिरते हम लोग 28वें नंबर पे चले आए। तो इसलिए प्रशांत किशोर की एक ही सबसे बड़ी चिंता है कि मैं बिहार वासियों को किस तरीके से इज्जत दूं। बिहारी शब्द कह के जो अपमानित होते हैं, सैकड़ों घटनाएं आज ये हिंदुस्तान में हुई हैं, खास के महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, कि वहां पे किसी नाम से नहीं पुकारा जाता है, पप्पू और तजम्मुल के नाम से नहीं पुकारा जाता है, सीताराम जैसे सिपुजन के नाम से नहीं पुकारा जाता है, अहमद और परवेज के नाम से नहीं पुकारा जाता है। वहां ए बिहारी इधर आओ। और मैं आपको बता दूं, हमने आंखों से देखा है कि सबसे जो टफ काम होता है, सबसे जो गंदा काम होता है, सबसे जो घटिया काम होता है, वो बिहारियों से कराया जाता है, क्योंकि बिहारी को हम हर हाल में वो अपमानित करना चाहते हैं। तो उस अपमान से ऊपर निकालना चाहते हैं प्रशांत किशोर। और बिहार जो दिखता है वो बिहार रियल में है नहीं। हमारे साथ आप अपने ही क्षेत्र में आप चलिए, अपने ही विधानसभा में चलिए, रफीगंज जो मैं दक्षिणी उमगा के बारे में बता रहा हूँ, आजन मेनका पंचायत के बारे में मैं बता रहा हूँ, उन्हें आज तक ये पता नहीं है कि विधायक कैसा है, विधायक कौन है, विधायक का क्या काम है। अभी अभी मैं 11 बजे रात में वहां पे मैं गया था, तो हमने देखा वहां पे 95% लोगों ने कहा कि राशन कार्ड नहीं है, और लोगों की जीवन शैली बिल्कुल हम लोग से अलग है। हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग इसी दफे विधानसभा की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर जब पदयात्रा लगातार 2 साल किए, तो वो कभी कभी भावुक हो जाते थे। भावुक वो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था कि इस तरह की भी मोहताजी, इस तरह की भी कमी की जिंदगी लोग हमारे बिहार में बसर कर रहे हैं। ये चिंता है प्रशांत किशोर जी की, ये है जन सुराज की मुहिम। और इस जन सुराज की मुहिम को, इन सब चीजों को ही देख करके हमने जो है जदयू से जन सुराज पार्टी ज्वाइन किया है। राजद नेताओं द्वारा भाजपा की बी पार्टी जन सुराज को कही जाती है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, ये सवाल तो छोटा है, लेकिन इसके माने बहुत बड़े हैं, और माने उनके लिए बहुत बड़े हैं जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान 75 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हम 35 साल से कांग्रेस और राजद को वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं। आज अगर मुसलमान को तीसरा विकल्प मिला है तो फिर बीजेपी की बी टीम हो जाती है। आप हमको ये बताइए कि हरियाणा में जो है सो केजरीवाल ने कांग्रेस को हरा दिया, तो वो बी टीम नहीं हुआ, और कांग्रेस ने दिल्ली में हरा दिया केजरीवाल को, तो उसको बी टीम नहीं कहेंगे हैं। आज जो है सो ओवैसी साहब को भी बी टीम कहा जाता है ना। लेकिन इन सभी चीजों पे हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी का तर्क सुनेंगे तो आपको आईने की तरह दिख जाएगा। मैं आपको बताऊंगा ओवैसी जी के बारे में। हमारे मुसलमान भाई जो है सो आज सारी बातें कहते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे नेता ओवैसी हैं, तो मैं बताता हूं, है इसमें कहीं दो राय नहीं कि ओवैसी जैसा लीडर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जितने अच्छे बैरिस्टर हैं, अच्छे वक्ता हैं, जितना अपने देश के लिए वो मरते हैं, भाई देशभक्ति मुसलमानों में, हिंदुस्तान के मुसलमानों में कूट कूट के भरी है। लेकिन आप उसका समय पर देखिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें भी बी टीम कहा जाता है। लेकिन मैं जो सवाल आपने किया है मुझसे कि बी टीम का, मुसलमान को भी बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे नेता ने कहा कि जितनी आबादी है मैं उतना भागीदारी दूंगा, और सभी को दूंगा, स्वर्ण को दूंगा, अति पिछड़ा को दूंगा, महादलित को दूंगा, महिला को दूंगा, अल्पसंख्यक को दूंगा, सबकी उन्होंने, जादव को दूंगा,
यादव समाज को भी उन्होंने ओपन बार बार आप उनका स्टेटमेंट सुनिए कि मैं 15% दूंगा ही, हारे चाहे जीते। मुसलमान को मैं 40 टिकट 18% के हिसाब से तो दूंगा, हारे तो हारे। अब मैं फर्क आपको बता रहा हूं, हमारे नेता का कहना है कि 40 टिकट मैं देता हूं मुसलमानों को, आबादी के दृष्टिकोण से। यादव भी, सॉरी, राजद के भी लोग 40 टिकट मुसलमान को दें, चूंकि हक जब मैं दे रहा हूं तो उनको भी देना चाहिए, जो 35 साल से मुसलमानों का वोट लेकर के आज बहुत कुछ पूरे हिंदुस्तान के नेता बने बैठे हैं, है ना। उन्होंने सब लोगों को, अपने लोगों को उठा दिया। आज मुसलमान तो बहुत कम विधानसभा में है, गिने चुने हैं, लेकिन उनके समाज के लोग 65 एमएलए हैं विधानसभा में। हम उतनी गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। हमारे नेता का कहना है कि मैं 40 सीट दूंगा मुसलमान को, ठीक है। तेजस्वी जी भी मुसलमान को 40 सीट दें, जहां जहां से वो मुसलमान लड़ाएंगे, मैं वहां से मुसलमान उम्मीदवार नहीं दूंगा। जैसे आप ही के विधानसभा में निहालुद्दीन साहब हैं, अगर तेजस्वी जी 40 मुसलमान को टिकट दे देते हैं तो यहां रफी, इनसे मैं दावा करता हूं कि मुसलमान उम्मीदवार नहीं लड़ेगा। कहीं से न कहीं से बेहतर जगह पर भेज करके उसको चुनाव लड़ा दिया जाएगा और जिताया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो भाई कैसे बी टीम हो गया भाई? मुसलमान का नेतृत्व वो दे रहे हैं, मुसलमान को राजनीतिक करने का, मुसलमान को नेता बनाने के लिए वो हर समय तत्पर हैं। जब मेरी भागीदारी ही दे रहे हैं तो फिर ऐसी तो कोई पार्टी नहीं मिली। आज हमारे लालू जी जो राजद के गठबंधन में कांग्रेस के साथ है, कैटो टिकट उन्होंने दिया 2020 के चुनाव में, मात्र उन्होंने 18 को टिकट दिया, और वहां से टिकट दिया जहां मैक्सिमम मुसलमान हार गया। हमारे नेता तो कहते हैं क्या बाजपट्टी से दे दीजिए मुसलमान को, वहां यादव समाज का नेता लड़ता है, दे दीजिए जो है बेला से, आप हम जो है वहां यादव समाज से कम लड़का था, वहां मुसलमान दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे आपको कम से कम 20 सीट बताएंगे जहां 100% राजद को, मुसलमान को लड़ाना चाहिए, और वहां जो है सो अपनी जाति को वो लालू जी चुनाव लड़ाते हैं। तो उनकी नियत में हमेशा खोट है, इसीलिए मुसलमान का स्तर गिरता चला आया, और मुसलमान अंदर से बहुत बेचैन था कि ताकि विकल्प नहीं था बीजेपी के खिलाफ में। आज प्रशांत किशोर जी को का कोई जो है सो जोड़ नहीं है, और प्रशांत जी किसी भी जात धर्म पार्टी से उठ करके वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और सभी जातों को सामान्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा देकर के और सत्ता में भागीदारी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर वो गौर से सोचें तो बी टीम कहीं से नहीं नजर आती है, कहीं नहीं, बिल्कुल बी टीम नहीं है। हाँ, उनका संकीर्ण मिजाज ये कहता है कि ये बी टीम है, उनको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, और नहीं तो कभी वो मेरे साथ बैठ के डिबेट में देखें कितना बड़ा नेता हो राजद गठबंधन का, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपके टीवी पर मैं बहुत नहीं बोल सकता हूं, आपसे 2 घंटा मैं भाषण इस पर नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर इस पर डिबेट का मामला हो तो मैं 2 घंटा पर इस पर बात कर सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान के हिस्ट्री के मामले में। जब तक नहीं आपको हम जो है सो आजादी के पहले से लेकर के अब तक का हिस्ट्री सुनाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि 2 ही पार्टी ने रही मुसलमान के लिए, 2 ही पार्टी ने रही, हम 2 ही को ढूंढेंगे ना, कांग्रेस और राजद। हम जब देश आजाद हुआ था तो मैं 35% सरकारी इसके में थे, महकमे में थे। आज हमें कांग्रेस ने और राजद ने इतना नीचे ले लाया कि 0.97% हमारी जैसे सत्ता में नौकरी में भागीदारी रह गई। क्यों रह गई? हमने तो वोट आपको दिया, आपने मेरे उत्थान के बारे में सोचा नहीं, हमारे लीडरशिप को खत्म कर दिया, हमारे जो है सो एजुकेशन को समाप्त कर दिया। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सीमांचल में जाएंगे तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ऐसे 7 जिले हैं जहां अल्पसंख्यक बहु जिला है, उसमें सीतामढ़ी भी है, दरभंगा भी है। मैं उस सबका प्रभारी रहा हूं। आप जान लीजिए कोई ऐसा बिहार में जिला नहीं है मैं जिसका प्रभारी नहीं रहा हूं, और मैं हर बार मैं बोलता हूं, समझ गए। आसाम से सटा हुआ प्रखंड हैगा दिघल बैंक, और बनारस से सटा हुआ प्रखंड हैगा चैनपुर, मैं वहां का भी प्रभारी रहा हूं। चैनपुर में भी हमने काम किया है और दिघल बैंक में भी हमने काम किया है। हम तो खुल के बोलते नहीं, आप लोग जैसे लोग आ जाते हैं तो मैं कुछ बोल लेता हूं, और नहीं तो यहाँ तो चाय की दुकान पर बैठ करके जो सियासत होती है वो सियासत नहीं है, वो सियासत बिल्कुल नहीं है। सियासत सीखना है तो बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठिए जिन्होंने अपनी जिंदगी समाज सेवा में गुजारी है। हम उन लोगों से सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये जो आप सियासत सीखने की बात कही, आपके गुरु कौन रहे? देखिए, गुरु तो ऐसा है ना कि बहुत ये नहीं रहा, लेकिन हाँ ये सच है कि भाई मैं देवनारायण यादव जी जैसे लोगों के साथ में उठा बैठा करता था, ठीक है। और सियासत में जब हमने कदम रखा तो हम माननीय पूर्व सांसद सुशील कुमार के साथ समता काल से मैं पहला मुसलमान था सुशील कुमार के साथ घूमने वाला,
और समता का झंडा लेकर के चलने वाला। हमने बहुत कुछ सीखा, लोग सिखाएं या ना सिखाएं, सोहबत में रहते रहते बहुत कुछ आदमी सीख जाता है। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। जैसे सुशील कुमार जी के साथ एक बार हम लोग 2 बजे से निकले तो बज गई जो है सो 2 रात। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भैया 1-2 गाँव और जैसा देख, ये भैया आप तो बहुत सब थक गए हैं। तो उन्होंने कहा कि तजम्मुल जी न जाएंगे तो कौन पहचानेगा। बताइए कितना बड़ा शब्द है उनका कि न जाएंगे तो कौन पहचानेगा। मतलब अगर नेता को कहीं से दावत मिले, निमंत्रण मिले, कोई घटना हो, कोई खुशी और गम हो तो वहां पहुंच जाएगा। तो वहां पर एक गांव का आदमी नहीं 10 गांव का आदमी रहता है। वहां जाने के बाद स्वतः लोग पूछता कि हाँ हमारे खुशी गम में नेताजी हेलन है। एक बार चुनाव प्रचार करते करते 2004 में हम लोग पहुंच गए डुमरिया। डुमरिया में ठीक 2:30 बज रहा था। एक खैरा गांव है। तो हम कहा कि भैया ये कौन मिलेगा। सब लोग सो रहे थे, एक एक थे, कम से कम 25 गाड़ियां थी साथ में। तो कहीं कहते जमुल जी खैरा खाली चलिए। तो हम कहा भैया कौन मिलेगा। कहीं कि चलिए ना। पूरा गांव घूमते घूमते एक आदमी मच्छरदानी में सोया हुआ था। हम कहे उठिए उठिए, हम तजम्मुल खान है, मुखिया जालो बाबू के दामाद तजम्मुल खान, जालो खान मुखिया के दामाद तजम्मुल खान, सुशील बाबू आए हैं। सुशील बाबू आए हैं। तो वो आदमी उठ के बाजाबते हर बात किया और उन्होंने सुशील बाबू ने उन्हें सारी बातें बताया। तो बोले कि तजम्मुल जी यहाँ का वक्त मेरा पूरा हो गया, ये सुबह उठेंगे सबको कह देंगे कि सुशील बाबू आए थे। तो बोलिए 10 आदमी के कान में मेरी आवाज जाएगी ना। आज के नेता क्या करते हैं। आज के नेताओं को रोड पे नहीं रहना है। आज के नेताओं को समाज सेवा में नहीं रहना है। आज के नेताओं को ये नहीं है कि मुझे दुनिया जाने। मैं बता रहा हूं आपके यहाँ कि 20 साल के अरसे में 2 भाग है। 10 साल जो है सो एनडीए के विधायक रहे और 10 साल जो है सो राजद गठबंधन के एमएलए रहे। मैं बताता हूँ चैलेंज के साथ कि 80% जनता नहीं पहचानती है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो है सो घोड़ा डेरी, मिनका आजन, उत्तरी उमगा, दक्षिणी उमगा, ऐसी ऐसी पंचायतें हैं, भेटनिया, बौर, ऐसी पंचायतें हैं जहां 80% लोग विधायक को पहचानते नहीं है। हम किसी के भाई ये उचित नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जमीन पर रहने वाला आदमी हूं और मैं 12 बजे 2 बजे रात में भी कहीं किसी के यहाँ मैं आता जाता हूं। जो भी मुझे याद कर लेता है मैं ये समझता हूं कि मेरा भाग्य बहुत बढ़िया है कि किसी ने हमें बुलाया है। तो मैं इस तरह की राजनीति करता हूं। रही बात आपका सवाल था गुरु का, तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि मैं सुशील बाबू से बहुत कुछ सीखा हूं। सुशील बाबू इस जिले के सर्वमान्यता है और उनके अंदर पूरी तरीके से समाज सेवा का भाव है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और क्या आप चुनाव इस लड़ेंगे और किस विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे। नहीं भाई, विधानसभा तो हमारा रफीगन ही है। मुझे बार बार कहा जा रहा था कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत, मैं आपके चैनल से के माध्यम से बोल रहा हूँ, लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप गुरुआ से चुनाव लड़िए, हम आपको तर्क देते हैं कि मैं कैसे आपको चुनाव जिताऊंगा। क्योंकि वहां लगातार जो है सो खान साहब वहां सत्ता पे रहे हैं और एमएलए रहे हैं लगातार 9 बार, लगातार नहीं, बीच बीच में लगातार 9 बार ऐसा हुआ है। हमें लोग बुला रहे थे, क्योंकि मैं वहां 3 साल प्रभारी रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं जहां पे लोगों की सेवा किया हूं, जहां पे लोगों के बीच में मैं रहा हूं, मैं रफीन से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। रहा बात कि शीर्ष नेतृत्व जिसको सिंबल देगा, जिसको टिकट देगा, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। और भी लोग उसमें हैं। बात की जाए चुनावी मैदान में जनसुराज पार्टी से ही आरिफ रजा, बबलू सिंह, सगुफ्ता परवीन भी ताल ठोक रहे हैं। पार्टी का भरोसा किस पर होगा। देखिए, पार्टी किसी एक आदमी से नहीं चलती है। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें जिन लोगों का नाम आपने लिया, ये सबको उम्मीद है। लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि 2-4 महीना 6 महीना घूम लेने से आदमी नेता नहीं बनता है। जो लोग इसके में शामिल हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे ही तरह वो भी 27-28 साल रात दिन सेवा में लगें। जरूर उन्हें मेवा मिलेगा। मेहनत कभी भगवान रायगा किसी की नहीं जाने दिया है। रही बात चुनाव लड़ने की, पर जिस पर नेता विश्वास व्यक्त करेंगे हम उनके साथ। एक बात और, हम सवाल पूछने से पहले ही आपका जवाब आ गया, मगर फिर भी हम पूछ लेते हैं। अगर जनसुराज पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं जदयू में जब मैं था तो मैं इस तरीके से हमारे साथ गुजरा है कि बस सिंबल बन गया, आपको बस यहाँ से यहाँ लड़ना है, यहाँ से लड़ना है, यहाँ, मतलब हमने हर सीन को देखा है। लेकिन पूरी तरीके से
हमने अपने जदयू का अपने फर्ज की अदायगी किया। चूंकि मैं सिद्धांत की राजनीति कर रहा था, सिद्धांत हमारे नेता नीतीश कुमार का सही था, तो मैं नेतागिरी कर रहा। मुझे अशोक सिंह से, मैं आपको अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, इसको आप पूरी तरीके से उछालिए कि हमारे 10 साल एमएलए यहाँ जदयू के रहे अशोक सिंह जी, एक चापाकल तजम्मुल खान ने कभी नहीं बैठवाया और न कभी हमने जसूई किया। एक दो बार हमने कहा भी तो उन्होंने इग्नोर किया। तो हमने भी अपनी प्रतिष्ठा का मैं अपनी प्रतिष्ठा का अपना ख्याल रखता हूँ। हाँ, हमसे संबंध अशोक सिंह के बहुत अच्छे हैं, हम लोग कहीं भी मिलते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई ये सब होता है, हाय हेलो होता है। हम पूरी तरीके से कहीं कहीं पे मैं कटाक्ष भी करता हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी जो सुनचौली में जो ये हो रहा था तो उसमें भी हमने कटाक्ष किया है और उसका अशोक जी के अंदर ये खूबी है कि किसी की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चूंकि एक वक्त में हम लोग ने अच्छा वक्त गुजारा है, हमने उनको जिताने के लिए कोई कर्म बाकी नहीं रखा है। हम एक वक्त ऐसा था कि पूरे विधानसभा में उन्होंने कहा कि मुसलमान के एमएलए तजम्मुल खान होंगे, और हमने पहली बार 2010 में ऐसे 25 से 30 बूथ थे जो जदयू लीड किया था। आप ये सब रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के मैं जहां हूं, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता से मैं वहां रहता हूं, क्योंकि मेरा यही इतिहास है। आप मेरा पीछे का इतिहास देख सकते हैं। एक आखिरी सवाल, रफीगंज से आप चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। रफीगंज में प्रमोद कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह और मोहम्मद नेहालुद्दीन का नाम आता है, तो आप किन्हें चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, हम किसी को चुनौती नहीं मानते हैं। इतना जरूर चुनौती है कि हमारा जो ये होगा, टक्कर होगा या मेरा सामना होगा या मेरे प्रतिद्वंदी रहेंगे, वो एनडीए होगा। हमारा किसी ये नहीं है, चूंकि हम सबको समझते हैं, सबको परखते हैं, और मैं घूम रहा हूँ और जनता भी जो कह रही है वो भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन अंततः जो है सो मेरा मुकाबला जो होगा वो एनडीए के प्रत्याशी से होगा। अब प्रत्याशी एनडीए का कोई, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे मजबूती से, अगर नेता ने विश्वास व्यक्त किया तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और जनता बहुत आश्वस्त है हमारे नाम पर। चलिए, अभी हम जो हैं प्रशांत किशोर के जो सबसे करीबी नेता हैं तजम्मुल खान जी, उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान इन्होंने रफीगंज विधानसभा से ताल ठोक दी है कि विधायकी की चुनाव में इनका नाम अगर मिलता है, सिंबल मिलता है, तो यह ताल ठोक कर यहां से चुनाव लड़ेंगे। और ये जो हैं प्रतिद्वंदी जो हैं ये एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें मानते हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं मानते हैं। लगातार आप बने रहें बुलेट न्यूज टीवी के साथ।